आसपास के गांवों के किसानों की हालत देखी जाए तो चरणदास संपन्न और बड़े जमींदार माने जाते थे, मगर गंगा किनारे बसे इस हर साल बाढ़ में डूबे रहने वाले इलाके के गांव में कुदरत के कहर के कारण बेपंता ने पांव पसार रखे थे। बस खेती किसानी से गुजारा भर हो पाता था। चरणदास की कुठलियों में अनाज था, पक्का चार कोठरी और बड़े आंगन का मकान था, और काठ के पुश्तैनी संदूक के कपड़ों की नीचे वाली तह में बरसों की मेहनत के जोड़े हुए चांदी के रुपए भी थे। घेर आहते में 2 शानदार नागौरी बैलों की जोड़ी थी और 10 सेर पक्का दूध देने वाली हरियाणे की भैंस भी थी। पत्नी बीमार रहती और इकलौता बेटा दिन रात मेहनत से खेतों में जुटा रहता। बस एक ही गम चरणदास को भीतर ही भीतर खाए जाता था कि बेटे का ब्याह नहीं हो पा रहा था। वंश कैसे चलेगा भला? कल इस घर को कौन संभालेगा? यही सोच सोच कर रातों को नींद नहीं आती थी। बेटे की उम्र 25 को पार करके 26वें में प्रवेश करने वाली थी। गर्मियों की दोपहर थी। लू के थपेड़े चल रहे थे। चरणदास मुंह पर भीगा हुआ झीना कपड़ा डाले नीम के नीचे झपकियां ले रहे थे कि एक दूर के रिश्तेदार ने प्रवेश किया। हाल चाल कुशल क्षेम पूछने के बाद ताज़ा किए हुए होके और मटके के ठंडे पानी में काली मिर्च डाले हुए खांड के शरबत से आव भगत की गई। घर गृहस्थी की बातें करने के बाद मेहमान ने सीधे कहा, चौधरी, छोरे का ब्याह करना है क्या? अंधा क्या मांगे 2 आँख। हाँ भाई, ब्याह तो करना ही है। कोई अच्छी लड़की हो तो बताना। लड़की क्या है, नगीना है, नगीना। ये बड़ी बड़ी आंखें, सुराही सी गर्दन। तुम्हारे गांव में ना होगी ऐसी बहू किसी के यहाँ। लेकिन क्या कोई नुक्स है क्या? चरणदास ने उत्सुकता से पूछा। लड़की में तो तिल भर की कमी नहीं भाई। बाप थोड़ा सा लालची है। समाज के हिसाब से ये हरकत बड़ी ओछी मानी जाती है, पर बड़ी छोरी का ब्याह भी पैसे लेकर किया था। इसको भी किसी गरजमंद से पैसे लेकर ही देगा। अब मैं तो ये कह रहा था कि अपना केसू भी उम्र दराज हो रहा है। पैसों की तेरे पास क्या कमी है? घर बसा ले उसका। ऐसी लड़की बार बार नहीं मिलती। लक्ष्मी है लक्ष्मी। कैसी लक्ष्मी भैया? घर की लक्ष्मी तो पहले ही उसका बाप ले जाएगा। बड़ा नीच आदमी है, अपनी लड़कियों का सौदा करता है। ये तो हमारी बिरादरी में पाप माना जाता है। अब उसका पाप वो जाने। अपनी अपनी गरज की बात है। उसके तो खून मुँह लगा है, तो कहीं ना कहीं से पैसे मिल ही जाएंगे। तेरा मन हो तो बात करूं। मरता क्या ना करता। बड़ी मुश्किल से डूबते वंश को उभारने की एक उम्मीद की किरण दिखाई दी थी। बात आगे बढ़ाई गई। चमड़े की एक थैली में चांदी के 100 सिक्के भरकर मध्यस्थ के हाथ कन्या पक्ष के यहाँ भिजवाए गए और शहनाइयाँ गूंज उठी। चरणदास के छोरे केशव की बहू क्या आई। गांव में उसकी खूबसूरती की चर्चा थमने का नाम ही नहीं लेती थी। गोरा चिट्टा रंग, दीवला सी आँखें, टखने को छूती बल खाती चोटी, और बोली ऐसी जैसे पायल खनक रही हो। सोने पर सुहागा ये कि बहू 10 जमात पढ़ी हुई थी। बिचौलिए ने बताया था कि लड़की नगीना है, मगर नगीना नहीं, बहू तो हीरा थी, हीरा। 2 महीने में चूल्हा चौका घर बार सब संभाल लिया। इंसान के जीवन के साथ सौभाग्य और दुर्भाग्य साथ साथ चलते हैं। फसल की बुआई का समय था कि ना जाने किस अनजान बीमारी से एक बैल काल के गाल में समा गया। कार्तिक बीता जा रहा था और 50 बीघा जमीन बिना बुआई के खाली पड़ी थी। यही वो समय था जब नवविवाहिता सुलक्षणा बहू को पता चला कि गांव के सबसे बड़े चौधरी उसके ससुर के हाथ खाली थे। अपनी सारी जमा पूंजी उसी के बाप को बहू खरीदने के लिए दे चुके थे। एक बैल खरीदने के पैसे भी घर में नहीं थे। बहू
तो एकदम उदास हो गई। ना ढंग का खाना पीना रहा और ना ही हंसना बोलना। हर समय एक गहरी सोच में खोई रहती। अपने जनक के ऐसे व्यवहार से उसे गहरा आघात लगा था। एक पल में सारा आत्म स्वाभिमान डगमगा गया। गांव के सबसे बड़े चौधरी की बहू जो सबके सामने गर्दन उठाकर चलती थी, खरीद कर लाई गई सिर्फ एक दासी थी। इस घर में जो सम्मान और चाह मिली है, क्या सिर्फ इसलिए कि मैं एक बड़ा मूल्य देकर खरीदा गया कीमती सामान भर हूँ? मैं इस घर की सम्मानित बहू नहीं, बल्कि एक देह और एक कोख मात्र हूँ, जो इस घर को नौनिहाल को दैहिक संतुष्टि देगी और खानदान को वंशज। हृदय आत्मग्लानि से भर उठा। जैसे तैसे उसके आधी अधूरी फसल की बुआई हो सकी। खाद और बीज की भी व्यवस्था उधार लेकर करनी पड़ी थी। चरणदास के जीवन में ये पहला अवसर था जब बुजुर्गों के जमाने की जोड़ी हुई रकम भी चली गई थी और हाथ इतना तंग हो गया था कि फसल को खाद पानी देने के पैसे भी नहीं थे। 5 महीने के लंबे इंतजार के बाद गेहूं की फसल उठेगी, तभी घर में 2 पैसे आएंगे। कैसे कटेगा ये तंग हाली का लंबा समय? दीपावली के 2 दिन बाद भैया दूज का दिन था। केशव रस्म अदायगी के लिए पत्नी को मायके छोड़कर आ गए। निश्चित हुआ कि 7 दिन बाद लड़की का भाई उसे वापस ससुराल पहुंचा देगा। तय कार्यक्रम के अनुसार सुलक्षणा के भाई ने उसे ससुराल छोड़ दिया। फिर मायके से लाई कपड़ों की एक पोटली खोली जिसमें माँ के दिए वस्त्र और सामान थे। कपड़ों के नीचे से एक चमड़े की थैली निकाली और चांदी के रुपए वापस अपने स्थान पर पहुंच गए थे। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। चरणदास दोपहर का भोजन करने के बाद एक कोने में ढलती धूप के टुकड़े के उष्मा लेते हुए हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। केशव ताजे लिपे हुए आंगन में दीवार के सहारा लेकर खाना खा रहा था। निकट ही सुलक्षणा मिट्टी के चूल्हे पर मक्का की रोटियां सेक रही थी। सासू माँ अस्वस्थ थी, भीतर रजाई में लेटी थी कि तभी धड़धड़ाते हुए चरणदास के समधे यानी केशव के ससुर ने प्रवेश किया। चरणदास चौंक कर उठे और हाथ जोड़कर समधी साहब का स्वागत किया और खाट बिछाकर बैठने का संकेत किया, मगर उन्होंने ना प्रणाम का उत्तर दिया और ना ही बैठने में कोई रुचि दिखाई। रूखे स्वर में बोले, मुझे सुलक्षणा से बात करनी है। सुलक्षणा लापरवाही से बोली, बैठो बापू, 2 रोटी और घेर लूँ, पानी वाणी पियो, खाना लगा दूँ, नहीं तो दूध लाती हूँ। मैं यहाँ दूध पीने नहीं आया सुलक्षणा, तुझसे अकेले में बात करनी है। सुलक्षणा चूल्हा छोड़कर पल्लू से हाथ पोंछती हुई खड़ी हुई और पिता की ओर मुखातिब होकर बोली, अपनी बेटी से अकेले में बात करने का हक आपने गवा दिया है बापू। जो कहना है मेरे पति और पिताजी के सामने ही कहो। पिताजी, आज वो तेरे पिताजी हो गए, इसका मतलब मेरा शक सही है। अपने ही घर में चोरी करके आई है तू छोरी। यही संस्कार दिए हैं मैंने तुझे। संस्कार तो अच्छे दिए बापू, पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, पर ये ना सोचा कि जिस घर में बेटी भेजोगे वहाँ वो खाएगी क्या। चोरी उस चीज़ की होती है जो अपनी ना हो। जो पैसे मैं लाई हूँ वो मेरे हैं, मेरे पति के हैं और उस घर की संपत्ति है जहाँ आपने ब्याह कर मुझे भेजा है। बसाने से पहले ही बेटी का घर लूट लिया बापू। बदतमीज़ लड़की, बाप से जवान लड़ाती है। अभी देखता हूँ तुझे। और समधी हेतराम जी गुस्से से बेटी की ओर लपके, इससे पहले कि वे 2 कदम भी आगे बढ़ा पाते। चरणदास ने उसका हाथ पकड़ लिया। अपनी बहू पर हाथ उठाने की इजाज़त मैं तो अपने बेटे को भी नहीं दे सकता समधी जी। आपसे तो वो वैसे भी पराई हो चुकी है। क्या पता ईश्वर ने आपके अपराधों को क्षमा करने के लिए ही आपसे पाप का पैसा छीन लिया हो। इसे नियति का आदेश मानिए और शांत होकर कुछ चाय वगैरह पीजिए। चाय, हम बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते। और सुनिए चरणदास जी, आज के बाद हमारा तुम्हारा संबंध खत्म। और वो धड़धड़ाते हुए बाहर निकल गए। केशव जो खाने के आसन पर बैठा पूरे घटनाक्रम को शांत देख रहा था। ससुर
साहब के जाते ही बोला, करारी सी सेक कर एक रोटी तो ला सुलक्षणा। तेरे बाप के झगड़े में मेरी आधी भूख भाग गई। और पूरा परिवार ठट्ठा कर हंसने लगा। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।